हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन को रेगुलेट किया जाता है। अगर एक ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी में एक सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम। किस लिए, क्यों इसको मॉडरेट किया जाए, क्यों मॉडरेट किया जाए? इसे मॉडरेट किया जाता है हमारी बॉडी टिश्यूज की डिमांड के अकॉर्डिंगली, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यूज। और ये सारा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है न्यूरल सिस्टम के थ्रू। हम लोग देखते हैं दो केसेस यहां पर जिसमें हमारे जो बॉडी टिश्यूज की डिमांड है वो अलग अलग हो सकती है। तो देखिए पहला केस, एक छोटा सा क्यूट सा बेबी यहां पर सोते हुए बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में है। ऑब्वियसली इसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है, इसकी रेस्पिरेटरी रिदम है वो कम होगी, क्योंकि इसके टिश्यूज की जो डिमांड है वो कम है। और दूसरा केस हमारे पास में स्किपिंग करते हुए, यहां पर एक्सरसाइज चल रही है। ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, यहां पर इसकी बॉडी की जो डिमांड है वो ज्यादा होगी, तो यहां पर रेस्पिरेटरी रिदम दोनों केस में आप देख रहे हैं ऑल्टर हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, कौन कौन से ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर्स या कंपोनेंट हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं इन द न्यूरल सिस्टम, वो हम लोग यहां पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की, जो कि हमारे ब्रेन का एक मेडुला पार्ट होता है। उस मेडुला पार्ट में सिचुएटेड होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है इस रेगुलेशन के लिए। प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल, तो आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है दिस रेगुलेशन के लिए, है ना। अब कैसे काम करता है, तो हमारा जो मेडुला है, पोन्स के जस्ट नीचे इसकी सिचुएशन है ना, इसकी पोजीशन जो है वो पोन्स के जस्ट नीचे है। यहां पर होता है वीआरजी और डीआरजी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और एक होता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। पोन्स का नीचे मेडुला और मेडुला के अंदर वेंट्रल और डॉर्सल। डॉर्सल कुछ स्पेसिफिक काम परफॉर्म करेगा और वेंट्रल कुछ और काम करेगा। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि क्या इनका फंक्शन रहता है। पहले हम बात करते हैं डीआरजी की, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एट द डॉर्सल साइड, और क्या करेगा, रेगुलेट करेगा नॉर्मल ब्रीदिंग को, नॉर्मल ब्रीदिंग को रेगुलेट करेगा। किस तरह से काम करता है ये डीआरजी, ये देखिए यहां पर डॉर्सल साइड पर डीआरजी रेस्पिरेटरी ग्रुप, और यहां से कुछ सिग्नल चलते हैं जो कहां पहुंच जाते हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर, और दो स्ट्रक्चर्स के पास में हमारे रिब्स, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम, हमारा जो बेसिक पार्ट होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वहां पर जाकर ये दो स्ट्रक्चर्स को सिग्नल भेजते हैं, ईआईसीएम और डायफ्राम को, ईआईसीएम और डायफ्राम को, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। और इस तरह से ये सिग्नल भेजकर रेगुलेशन करते हैं किसका, नॉर्मल ब्रीदिंग का। पर अगर ब्रीदिंग फोर्सफुल हो उस केस में क्या होगा, वहां पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप वीआरजी के पास, और ये करता है रेस्पिरेटरी रिदम को, फोर्सफुल ब्रीदिंग को यहां पर रेगुलेट। तो देखिए ये किस तरह से काम करेगा, ये हमारा मेडुला का वेंट्रल पार्ट वीआरजी, यहां से कुछ सिग्नल चलेंगे, और ये सिग्नल यहां से चलेंगे वापस थोरेसिक कैविटी में। पर इस बार ना सिर्फ ईआईसीएम और डायफ्राम, पर ये कुछ और स्ट्रक्चर्स के पास भी सिग्नल जाने वाले हैं। कौन कौन है वो स्ट्रक्चर, तो आप देखिए यहां पर इस बार ईआईसीएम के साथ साथ आईआईसीएम के पास भी सिग्नल जाएंगे। उसके साथ साथ यहां पर आपको दिख रही है एब्डोमिनल मसल्स, तो यहां पर ईआईसीएम, आईआईसीएम, डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल, इन चार स्ट्रक्चर्स के पास यहां पर सिग्नल जाते हैं। तो इस तरह से ये वीआरजी इस रेस्पिरेटरी हमारा जो रिदम था उसमें फोर्सफुल ब्रीदिंग को यहां पर रेगुलेट कर रहा है। चलिए और कुछ हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां पर पोन्स, है ना, मेडुला के जस्ट ऊपर पोजीशन थी पोन्स की, है ना, जिसमें होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इस न्यूमोटैक्सिक सेंटर को हम लोग स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन भी बोलते हैं। स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन, इसका मतलब क्या इंस्पिरेशन को स्विच ऑफ कर दिया जाएगा बच्चों? वेरी गुड, नहीं, स्विच ऑफ नहीं किया जा सकता, कभी भी इंस्पिरेशन को बंद नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या होगा बेसिकली, जी हां बिल्कुल सही, यहां पर होगा रिड्यूस, क्या, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो यहां पर रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, इसे यहां पर रिड्यूस कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, अगर आपने इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन रिड्यूस कर दिया तो डीप ब्रीदिंग यहां पर नहीं हो पाता, डीप ब्रीदिंग नहीं होगा। कैसा ब्रीदिंग होगा, शैलो ब्रीदिंग होगा, एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, और इस वजह से रेस्पिरेटरी रेट ऑल्टर हो जाएगी, बदल जाएगी। डीप ब्रीदिंग हो रहा था तो स्लो था, और अगर शॉर्ट ब्रीदिंग चल रहा है तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा बढ़ जाएगा। पर अगर ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजे तो ये अपना जो इसका जो बेसिक वर्क है स्विच ऑफ पॉइंट वाला, वो ये काम करेगा। अगर यहां से स्ट्रॉन्ग सिग्नल चले गए तो क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो काफी कम हो जाएगी, काफी रिड्यूस हो जाएगी। और क्या इस वजह से हमारे लंग्स फुली फिल हो पाएंगे? हाँ रक्तिम, बिल्कुल सही बेटा, ये फुली फिल नहीं हो पाएंगे। यहां पर क्या होगा, ये पार्शियली फिल होंगे, फिल्ड पार्शियली, ठीक है। और इस तरह से हमारा जो
लंग्स में जो हमारे एल्वुलाई हैं उनके अंदर ओवर स्ट्रेचिंग से इसको बचा लेगा, है ना। इस तरह से हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर यहां पर काम करता है। चलिए, हार्ट का क्या रोल है ना। बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है कि हार्ट भी क्या रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कर सकता है। बिल्कुल, देखिए यहां पर इस हार्ट में हमको दिख रहा है ऊपर एक रेड कलर में एक बड़ी सी हमारे पास में एक कैनाल टाइप स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटा। इस आउटा के ऊपर होते हैं 3 हमारे पास फर्दर आर्टरीज जिसके हम बोलते हैं लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। तो यहां पर इस आउटा के ऊपर होता है आउटिक बॉडी, इस आउटा पे होता है आउटिक बॉडी, और ये जो हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी है इस पर होता है कैरोटिड बॉडी, है ना। ये हमारे पास में पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो रिसेप्टर मतलब केमिकल चेंजेस को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर्स, क्योंकि ये है आउटा, यहां पर फ्लो हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें अगर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाए या H+ आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो यहां से सिग्नल कहां जाएंगे, ब्रेन के पास में, इंस्पिरेटरी सेंटर के पास में। तो देखिए आप यहां पर हमारे पास ये जो हार्ट है, इस हार्ट के दोनों स्ट्रक्चर कौन कौन, आउटिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी, इन दोनों से केमिकल चेंजेस को सेंस कर सिग्नल कहां भेजे जा रहे हैं, ब्रेन के पास में, और इस कंसंट्रेशन के लिए यहां पर इसको इन्फॉर्म कर दिया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहां पर किस तरह से हमारा जो हार्ट है वो भी इस तरह के केमिकल चेंजेस यानी कि CO2 के कंसंट्रेशन को यहां पर रेगुलेट करता है। तो CO2 कंसंट्रेशन और साथ में H+ कंसंट्रेशन। अगर बात की जाए O2 की, तो क्या O2 की भी कंसंट्रेशन को यहां पर चेक किया जाएगा? बिल्कुल सार्थक, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। नहीं, O2 का कोई रोल नहीं होता। और एनसीईआरटी में आपको एक बिल्कुल साफ साफ लाइन दी गई है, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसफिशिएंट। तो ये लाइन आपको यहां दिख जाती है, देखिए, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, यानी ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता। तो टोटली यहां पर किसकी कंसंट्रेशन को चेक किया जाएगा, CO2 के कंसंट्रेशन को और साथ साथ H+ आयन की कंसंट्रेशन को। तो इस तरह से हमारा कार्डिक जो ये बॉडीज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी यहां पर अपने तरफ से कुछ सेंसेस सेंड कर रहे हैं और हमारा ब्रेन इस टाइम क्या करेगा, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करेगा इसको रेगुलेट करने के लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह है बेटा हमारा ब्रेन, और ब्रेन के अंदर आपको कुछ हॉलो स्पेस दिख रहा है, तो हमारा ब्रेन भी खाली होता है। हाँ बिल्कुल बेटा, ये भी खाली होता है। और इस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन वेंट्रिकल्स। इन कैविटीज को, इन हॉलो स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन वेंट्रिकल्स। इन ब्रेन वेंट्रिकल्स में भरा होता है CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो चलिए ये कैसे बनता है, तो आप देखिए यहां पर ये जो हमारे पास की जो मेम्ब्रेन है, आउटर सरफेस है, यहां पर होता है कॉर्डेड प्लेक्सस। प्लेक्सस मतलब एक नेटवर्क, किसका नेटवर्क होता है बेटा, ये होता है कैपिलरीज, है ना, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क। और इसके साथ साथ कुछ होती है हमारे पास में सेल्स। कौन सी सेल है ये होती है एपेंडाइमल सेल्स। तो यहां पर से ब्लड में से फिल्टर होकर कुछ पोर्शन इसका चला जाता है इन कैविटीज में, जिससे हम बोलते हैं क्या, ये देखिए ये हिलता हुआ, ये जो फ्लूइड हिल रहा है, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे CSF। तो हमारे इस ब्रेन के अंदर टोटल हमारे पास 4 इस तरह से कैविटीज होती हैं, ब्रेन वेंट्रिकल्स होते हैं 1 2 3 4, और इन सब में भरा हुआ है CSF। ये जो CSF है इसमें भी उस CO2 और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को यहां पर चेक किया जाएगा, सेंस किया जाएगा। अगर यहां पर CO2 की कंसंट्रेशन, H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, H+ ज्यादा होने का मतलब pH कम है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसका सिग्नल, इसके जो सिग्नल्स हैं, इसकी कंसंट्रेशन रिगार्डिंग वो भेजे जाएंगे कहां पर, कीमो सेंसिटिव एरिया के पास में। ये नीचे की तरफ, है ना, हमारे मेडुला के पास होता है क्या, सेंट्रल कीमो सेंसिटिव एरिया। और जबकि हार्ट के पास था पेरिफेरल कीमो सेंसिटिव एरिया, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। तो यहां पर जब ये सेंस जाएंगे तो यहां पर वापस से वही बात, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स परफॉर्म किए जाएंगे और CO2 की कंसंट्रेशन को इस फ्लूइड में से कम करने की कोशिश की जाएगी। चलिए और हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं, हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क। बच्चों रिफ्लेक्स आर्क का नेचर क्या होता है, बिल्कुल मुकुंद, बिल्कुल सही, इसका होता है प्रोटेक्टिव नेचर, यानी ये हमारी बॉडी को बचाने में काम करता है। जैसे कि हमारा कार्डियक रिफ्लेक्स है, ठीक है ना, रिफ्लेक्स आर्क हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए प्रिवेंटिव होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं। तो ये जो हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क है, ये ऐसी कौन सी सिचुएशन आएगी जहां पर ये काम करेगा, है ना। तो इससे हम लोग समझते हैं, हमारे पास होता था न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जिसका मेन फंक्शन होता था स्विच ऑफ पॉइंट, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को कम करना। क्यों वो काम करता था, क्योंकि डीप इंस्पिरेशन होने की वजह से लंग्स के अंदर रेगुलरली एयर जाती थी और उससे
ओवर स्ट्रेचिंग से बचाने के लिए स्विच ऑफ कर दिया जाता था इंस्पिरेशन को, उसके ड्यूरेशन को कम कर दिया जाता था, यानी कि एक तरह से शैलो ब्रीथिंग होती थी। अगर किसी रीजन से हमारा इंस्पिरेटरी वो जो स्विच ऑफ पॉइंट था न्यूमोटैक्सिक सेंटर काम ना करे, उस केस में फिर ये हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स हमारा यहां पर एक्टिवेट हो जाता है। तो देखिए आप यहां पर किस तरह से वर्क करेगा। ये हमारे पास में ब्रेन, इंस्पिरेटरी सेंटर, और ये अभी हमारे पास एक नॉर्मल केस में हमारे पास एल्वुलाई हैं और नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है। पर अगर डीप ब्रीदिंग होने लगी, और डीप ब्रीदिंग होने से क्या होगा, ये जो एल्वुलाई हैं, ये एल्वुलाई क्या करेंगी, ये अपनी साइज में इंक्रीज होंगी। क्यों? इसके अंदर रेगुलर क्या हो रहा है, गैसेस का इंटेक होता जा रहा है, तो ये फूलती चली जाएंगी, ओवर स्ट्रेचिंग वाली पोजीशन आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास एल्वुलाई हैं, इनके अंदर होते हैं पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स, इनमें होते हैं पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स, और ये रिसेप्टर्स सेंस करते हैं ओवर स्ट्रेचिंग को, कि कितना ज्यादा यहां पर स्ट्रेचिंग हो चुकी है और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे एल्वुलाई बस्ट हो जाए। अगर ऐसा सेंस इन्होंने किया तो यहां से सिग्नल जाएंगे रेगुलरली किसके पास, इंस्पिरेटरी सेंटर के पास, और ये इंस्पिरेटरी सेंटर क्या करेगा, उसी इंस्पिरेटरी जो हमारी रिदम थी, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन थी, उसे कम कर देगा और लंग्स फुली फिल होने से बच जाएंगे, ओवर स्ट्रेचिंग से बच जाएंगी हमारी एल्वुलाई, और इस तरह से इसने एक प्रिवेंटिव वर्क यहां पर किया। चलिए अभी तक हमने जितना भी यहां पर स्टडी किया उसके पर बेस कुछ क्वेश्चन हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन इज स्टिमुलेटेड बाय। रेस्पिरेटरी सेंटर किसके लिए सेंसिटिव होता था, ऑक्सीजन या फिर CO2? ऑब्वियसली ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं था। अब हम बात करते हैं CO2 की। CO2 कहां पर हो सकता है, वीनस ब्लड में या फिर आर्टेरियल ब्लड में? वीनस ब्लड तो ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वहां तो CO2 कंसंट्रेशन होता ही था। पर अगर ये कंसंट्रेशन CO2 का आर्टेरियल ब्लड में ज्यादा हो जाए तो ये यहां पर गड़बड़ हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन इन आर्टेरियल ब्लड। अगर ऐसा हुआ तो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन स्टिमुलेट हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 2, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन, क्या होगा इसका आंसर, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर पोन्स? क्या होगा इसका आंसर? अभी हमने, हाँ बिल्कुल बेटा सही, इसका भी आपने बताया था मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला का कंप्लीट नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेस ब्रीदिंग बिकम्स, क्या देखा हमने, जब भी CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा होती थी तो क्या करते थे, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को कम कर दिया जाता था और रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाती थी। तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा फास्टर, हमारी रेस्पिरेटरी जो ब्रीदिंग रेट है वो फास्टर हो जाएगी।